इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास किसमें सबसे ज्यादा है। ये नहीं देखना है कि मैक्सिमम संभावना का है, मैक्सिमम संभावना वाला सवाल ये था। अभी ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास किसके हैं। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि महीने दिनों के आवर्ती फलन है, इसका मतलब ये है जैसे 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 दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे महीने खुद को रिपीट करते जाएंगे। क्या ये बात सही है। एक बात बताओ, n बराबर 1 के लिए क्या क्या संभव है। क्या n बराबर 1 के लिए 1s संभव है, तो आप बोलोगे हाँ सर 1 में s तो होता है। क्या 1 में p संभव है, 1p होता है, नहीं होता, तो बात खत्म। जो है लिखा इतना ही लिख सकता हूँ, इसके आगे नहीं लिख सकता। तो उनका आवर्त का वर्गीकरण जब आधुनिक आवर्त सारणी के पहले हुआ तो उन लोगों ने परमाणु द्रव्यमान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ओ हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, तो वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स। फाइन। तो टेस्ट कैसा गया था, कितने बच्चों का रिलेटिव मोशन का टेस्ट जितनी उन्होंने प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से गया था। ओके। बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, ऐसी उम्मीद है मुझे, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया था। अब क्या करना रहेगा, अब इम्पॉर्टेंट ये बात होगी कि अब आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें और बेहतर एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि जब आप एक ही चैप्टर का टेस्ट तीसरी चौथी बार देते हो तो एनालिसिस और बेटर होता है ना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि इसका डिस्कशन अपन कल या परसों में करेंगे, तो एक बार सारे सवालों को ट्राई कर लेना वापस से एक बार खुद से, सो दैट कुछ भी नया रहेगा तो हम लोग देखेंगे। फाइन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन एक नया चैप्टर केमिस्ट्री में स्टार्ट करें जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग लगाएं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप यहाँ से भी केमिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर जैसे जैसे आपको टाइम मिल जाए वैसे वैसे आप मूल कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं, कोई नया बच्चा अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये फ्रेश स्टार्टिंग है। हाँ, थोड़ा बहुत कनेक्शन तो रहेगा, देखो जेई और नीट है, तो जेई और नीट के अंदर ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज़ बिल्कुल फ्रेश रहेगी। चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, जब हम एडवांस की बात करते हैं तो चैप्टर्स आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड, तो पढ़ना तो पड़ेगा कंबाइन फॉर्म में, बट हाँ आपको 90 to 95% समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, देखो एक छोटा सा टास्क है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी हमारा इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम एक काम करते हैं, हम कंपेयर करते हैं तीन ऑर्बिटल्स को, 3s 3p और 3d को। ये नए बच्चों के समझ में नहीं आएगा, पुराने बच्चों के लिए है, चैप्टर को लिंक करने के लिए। आपको 3s 3p और 3d के लिए ग्राफ बनाना है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कौन सा ग्राफ बनाना है। आप ये ग्राफ बनाइएगा 3s के, आप ऐसे कीजिए, कंपेयर कर रहा है ना अपन को। हम्म 3s 3p 3d के लिए आप ग्राफ बनाइए 4 पाई r² 5r का स्क्वायर और r के बीच में, यही सेम ग्राफ आप बनाइए तीनों के लिए। किस किस के लिए, 3s के लिए बनाइए, 3p के लिए बनाइए और 3d के लिए बनाइए। चलिए शुरू हो जाइए।
सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, ये प्रीवियस चैप्टर का है तो इसको नए बच्चे अभी परेशान नहीं होंगे, बस साथ साथ कॉपी करके रख सकते हैं। ये एटॉमिक नाम के चैप्टर की कहानी है, थोड़ी सी आप इसका कंक्लूजन मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे थोड़ा टाइम लगेगा जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो। अच्छा, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स निकालें एक बार अपन। क्या हम नंबर ऑफ रेडियल नोट्स निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल। 3s के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। तो 3s में नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 3 माइनस 0 माइनस 1, दो नंबर ऑफ नोट्स आएंगे। 3 माइनस 1 माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे 1 नोड आएगा। 3 माइनस 2 माइनस 1, 0 नोड आएगा। ये ग्राफ है 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर के बीच में, है ना। तो इस ग्राफ में ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, जितने नोड हैं उतनी बार टच करता है और इसका पीक बढ़ता हुआ जाता है ना। तो आप देखें, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, पीक बढ़ता हुआ जाएगा, अब टच नहीं करेगा। ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा। कितने बच्चों का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा, 2 बार टच करता हुआ जाएगा, तो 1 बार टच करेगा, सॉरी, 1 2, ये ऐसा रहेगा। ये 1 बार भी टच नहीं करेगा, ऐसा रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मैक्सिमम आर मैक्स, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो मैक्सिमम संभावना है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, फिर उससे कम किसके लिए है, फिर उससे कम किसके लिए, तो आप क्या बताओगे? मतलब ये वो त्रिज्यीय दूरी है जहां पर अधिकतम संभावना है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। त्रिज्यीय दूरी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है। तो वो आर किसके लिए मैक्सिमम आ रहा है? देखो, वो आर सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है इसके लिए, सबसे ज्यादा दूरी पर 3s के लिए इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके लिए जो आर मैक्स है वो यहां आ रहा है पास में, इसके लिए आर मैक्स और पास में आ रहा है। यस, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर मैक्स जो है वो 3s का सबसे ज्यादा है, उससे फिर कम है आपके 3p का, और फिर उससे कम है 3d का। ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, डन, हैंड रेज यहां तक ठीक है, परफेक्ट। एक और मजेदार सवाल। अब हम किसी कक्षक की भेदन क्षमता के बारे में बात करते हैं। कक्षक की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर ऑफ एन ऑर्बिटल को हम लोग देख रहे हैं। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ एन ऑर्बिटल पे बात करते हैं। चलिए, ये बताइए कि कौन सा ऑर्बिटल नाभिक के सबसे पास है। मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन की, एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन की नाभिक के पास होने की क्षमता, कि कौन नाभिक के सबसे ज्यादा पास है। इलेक्ट्रॉन जो है, एक कक्षक का इलेक्ट्रॉन नाभिक के कितना पास है, वो भेदन क्षमता है। अब आप इन ग्राफ को देख के बताओ कि कौन नाभिक के सबसे पास है। एक कक्षक के, कक्षक मतलब होता है ऑर्बिटल। तो जो आपका कक्षक है ना, एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन की नाभिक के पास होने की क्षमता, एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन की नाभिक के
पास होने की क्षमता, ये है पेनिट्रेशन पावर। ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल में टू बी क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास रहने की क्षमता, है ना। अच्छा, तो हमारे युवांक ने ये सोचा कि सर ध्यान से देखो, ये यहाँ पे पीक आ रहा है, तो ये पीक कितना दूर आ रहा है देखो आप, सही है। फिर इसने कहा कि सर यहाँ पे जो पीक आ रहा है वो पास में आ रहा है, और यहाँ पर जो पीक आ रहा है वो सबसे पास में आ रहा है। ये कितना शानदार हुआ सर। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। वास्तव में जो ग्राफ है ना, थोड़ा सा ऐसा बनता है। मैं इस ग्राफ को एक बार परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा बनता है। तो ये पीक आप देख सकते हो, ये सबसे पास में आ रहा है ना, कितना पास में आ रहा है, ऐसा है। अच्छा, एडवांस क्या करता है, मेंस क्या करता है, आपकी एनालिसिस को बहुत ज़्यादा चेक करता है। पहला एनालिसिस ये था कि मैक्सिमम संभावना कहाँ है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, वो आर मैक्स है। तो मैक्सिमम संभावना ये है क्योंकि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रायिकता आ रही है, ये मैक्सिमम है। ये यहाँ पे मैक्सिमम है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के हिसाब से तो ये वाला ऑर्डर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नीचे वाले ऑर्बिटल के बारे में पढ़ाई की जाए तो यहां ये पूछ रहा है एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन की नाभिक के पास होने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास किसमें सबसे ज्यादा है, ये नहीं देखना है कि मैक्सिमम संभावना का है। मैक्सिमम संभावना वाला सवाल ये था। अभी ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास किसके है। अच्छा, नाभिक कहां बैठा हुआ है, ये रहा नाभिक, ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये नाभिक है। अब हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पास किसके है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का एक पीक है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा पास में नाभिक के कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, 3s के अंदर। इससे दूर है 3p में, और सबसे दूर है 3d में। ये चीज यहां पर प्रदर्शित करनी थी आपको, ये चीज यहां पे आपको समझानी थी। मतलब नाभिक के ज्यादा पास कौन है, ये सवाल पूछ रहा है। तो नाभिक के ज्यादा पास कौन है, 3s नाभिक के ज्यादा पास है, 3s नाभिक के ज्यादा पास है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि नाभिक के सबसे ज्यादा पास कौन है, देखो ना इसका पीक यहां पे आ रहा है, इसका सेकंड पीक यहां पर आ रहा है, तो वो ज्यादा पास हुआ। इसका सेकंड पीक आया, तब इसका फर्स्ट पीक आया है, तो सबसे दूर ये है। कायदे से देखा जाए तो इसका एक पीक निकल चुका है। समझ रहे हो बात को, वापस समझाऊं एक बार, देखो ऐसे देखो, जब तक इसका सेकंड पीक नहीं आया तब तक इसके दोनों पीक निकल गए, मतलब ये ज़्यादा पास है। जब तक इसका सेकंड पीक आ गया, इसका केवल एक ही आया, मतलब ये ज़्यादा पास है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा s के अंदर पास रहेंगे नाभिक के, फिर p में, फिर d में। ये बात हम कर रहे हैं। तो क्या जिन बच्चों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़ रखा है उनको समझ में आई मैंने क्या बात समझाई है यहाँ पे, है ना। और आरमैक्स के बारे में पूछता है तो बेटा वो सवाल अलग है। वो सवाल ये पूछना चाहता है कि वो दूरी बताओ जहां पे अधिकतम प्रायिकता है, उसका कंपैरिजन करो। तो अधिकतम प्रायिकता वाली जो दूरी है वो आरमैक्स है। आरमैक्स के हिसाब से आंसर अलग होगा, और अगर अपन भेदन क्षमता की बात करेंगे, पेनिट्रेशन की बात करेंगे, तो आंसर अलग होगा। अच्छा, ऐसे ही एक सवाल पूछता हूँ आपको और एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे नज़दीक में इलेक्ट्रॉन और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे खींचने के लिए। तो अगर यहाँ पर नाभिक है तो सबसे पास में इलेक्ट्रॉन उसको इस केस में मिलेंगे खींचने के लिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्षमता, यहाँ कम, यहाँ कम। इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। गॉट इट, लिखें इस बात को, नोट कर लें। मैं इसको और आसान भाषा में भी समझाता हूँ। अब जो बच्चे पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज पहली बार क्लास में, उनको क्या सीखना है, उनको ये सीखना है कि S, P और D जब इनको कंपेयर करते हैं तो S नाभिक के ज़्यादा पास होता है, तो नाभिक ज़्यादा अच्छे से खींचता है उसको। P को उससे कम और D को उससे कम। क्या ये चीज़ आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी ना। बस उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ IIT में देखने को मिला है। कोई बात नहीं, जब चैप्टर पढ़ोगे तो आ जाएगा। अभी ये मोटी मोटी बात याद रखनी, नोट करेंगे। जितना ज़्यादा नाभिक के पास होंगे, जितना ज़्यादा
नाभिक के पास होंगे जितना ज़्यादा नाभिक के पास होंगे उतना उतना भेदन क्षमता ज़्यादा होगी, है ना। उतना भेदन क्षमता ज़्यादा होगी। ऐसा जितना पास होंगे उतना भेदन क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से किसकी ज़्यादा किसकी कम, क्या हम बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे सर। 3s की सबसे ज़्यादा, 3s से कम 3p की, और फिर उससे कम 3d की। ऐसा रहेगा। ये आप कह सकते हो कि भेदन क्षमता का घटता हुआ क्रम है। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भेदन क्षमता का घटता हुआ क्रम है। मतलब अगर NS NP ND और NF को कंपेयर करें तो NS का भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, फिर NP का उससे कम, ND का उससे कम, सबसे कम NF का। तो जैसे यहाँ से आ जाएंगे भेदन क्षमता घटती जाएगी। N सबके लिए सेम है, N को सेम रखते हुए चेक कर रहे हैं। मतलब अपन 2s को 2p से कंपेयर कर रहे हैं, 3s को 3p से कंपेयर कर रहे हैं, 4s को 4p से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 4s को 3d से कंपेयर करना, नहीं, n का मान सेम रखते हुए कंपेरिजन करना है, तब ऐसा होता है। ठीक है। इसका कारण लिखना चाहोगे क्या, है ना? इसका कारण लिखना चाहोगे क्या? कारण ये है कि 3s के अंदर 2 चोटियां आ रही हैं जो नाभिक के पास है ना। 3s के अंदर 2 अधिक चोटियां हैं जो नाभिक के पास है। इसमें एक अधिक चोटी है जो नाभिक के पास है, इसलिए इससे बेहतर ये, इससे बेहतर ये। आप चाहें तो लिख सकते हैं 3s में 2, आप इसका कारण 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 यहीं लिख लो, मतलब इसका कारण लिखवा रहा हूं मैं, ये यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, कारण। 3s में 2 अतिरिक्त 3s में 2 अतिरिक्त चोटियां हैं, 3s में 2 अतिरिक्त चोटियां हैं जो नाभिक के पास है, जो नाभिक के पास है। ऐसे आप लिख सकते हैं। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। जस्ट नोट इट डाउन। नए बच्चे चिंता नहीं करनी, है ना, बस ये बात ध्यान रखना है 3s नाभिक के सबसे ज़्यादा पास है, उससे दूर 3p है, फिर 3d है, फिर 3f है। अब है, ठीक है, ओके बेटा। अब हम हमारा चैप्टर मस्त शुरू कर सकते हैं। चलिए साहब, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, समझिए और सुनिए। हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एक बार क्लास 11th में थोड़ा बहुत कच्चा पक्का पढ़ चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम इसको IIT JEE के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम एक टॉपिक को नीट के लिए पढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस हो जाती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के प्रति। आपने 11th क्लास में अगर केवल थोड़ा बहुत नाम भी सुन रखा होगा ना, तो आज की पूरी क्लास आपके समझ में आ जाएगी। बस क्लास में फोकस बनाए रखना, क्योंकि मैं बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स पे बात करूंगा, और उन पॉइंट्स पे बात करूंगा जो सीधा सीधा मेंस, नीट और आपके एडवांस में आते हैं। यहाँ हम बोर्ड लेवल की कोई बात नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में क्या हुआ, इस दुनिया में एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी खोज। सर खोज कैसे समस्या हो सकती है? जैसे जैसे तत्वों की खोज होती जा रही थी ना, वैसे वैसे जीवन में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। एक तत्व था, कोई दिक्कत नहीं, 2 हुए, 4 हुए, 14 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 50 हुए,
60 हुए, 70 हुए। तो जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे एक समस्या पैदा हुई कि इन तत्वों को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, एक साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे आपके घर में अगर 2 ही किताबें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 किताबें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग रख दोगे आप उनको। अगर एक ही विषय की 10 किताबें हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उनको बांटना पड़ता है। बांटने को साइंस की भाषा में वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स कर रखा है ना अपन ने। केमिस्ट्री को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो ये वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि जितना चीज़ें वर्गीकृत रहेंगी हमारी रेंज में रहेंगी। जैसे किचन में आप जाओ, किचन में जितने बर्तन हैं, अगर मम्मा ऐसा करें कि सारे बर्तन इकट्ठा करके एक जगह पे डाल दें, ऐसा होता भी है। जब बर्तन धुलते हैं तो उनको एक जगह पे सूखने के लिए रख दिया जाता है। अगर आपको एक चम्मच निकालना है छोटा सा, तो वो चम्मच ना 2-4 भगोनी, उसके नीचे फिर कढ़ाई, कढ़ाई के नीचे फिर प्लेट, प्लेट के नीचे वो चम्मच पड़ा होगा। तो जब तुम उस चम्मच तक पहुंचने की कोशिश करोगे तब तक तो या तो तुम्हारी भूख मर चुकी होगी या तुम इतने सारे बर्तनों की आवाज़ कर चुके होगे, तुम्हारी डांट पड़ जाएगी। कहने का मतलब यह है, हमारे घर में अगर किचन में चीज़ें व्यवस्थित नहीं है तो ढूंढना उनको मुश्किल होता है। ऐसी तत्वों के साथ है। जैसे आप कैप्सूल बुक के पेज नंबर 3.1 पे लिखोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि अभी 118 तत्वों के बारे में हमको पता है लगभग। तो 118 तत्वों को 1 2 3 4 5 6 7 8 करके तो नहीं पढ़ सकते ना, दिक्कत होगी। इसलिए फिर वर्गीकरण स्टार्ट हुआ। देखो, वर्गीकरण में बहुत लोगों ने प्रयास किया। डॉबेराइनर ने वर्गीकरण का एक ट्राइड बनाया, 3 तत्वों का एक समूह बनाया। फिर न्यूलैंड ने एक अष्टक बनाया, 8 का समूह बनाया। फिर आपके जो मेंडलीव भाई साहब है उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई। जो आपका लोथर मेयर है उसने एक वक्र बनाया। ये सब लोग अपने अपने प्रयास करते रहे। मतलब आप ये कह सकते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी से पहले बहुत लोगों ने अपने प्रयास किए और उन बहुत लोगों के प्रयास के नाम मैं लिख देता हूं। जैसे डॉबेराइनर ने अपने ट्राइड दिए, जिसको डॉबेराइनर का त्रिक कहते हैं। पहले और तीसरे का द्रव्यमान बीच वाले के बराबर होगा, औसत। आपके न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया, सारे गामा पादा नी सा, हर 8 तत्वों के बाद में एक तत्व खुद को रिपीट करेगा। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको क्लास 11th का, नहीं भी आ रहा तो क्लास 10th में ही पढ़ा था आपने ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। एक वक्र भी आया था, लोथर मेयर वक्र, है ना, लोथर मेयर वक्र। फिर मेंडलीव भाई साहब ने एक अच्छी खासी बड़ी टेबल बना दी, जिसका कुछ फायदे भी थे कुछ नुकसान भी थे। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं थी। और समस्याएं ऐसी थी ना कि ये सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पा रहे थे। कोई ना कोई तत्व जो है इनका छूट ही रहा था। कितनी कोशिश कर ली इन्होंने पर इनसे हुआ नहीं। रीज़न क्या था? ये सब लोग एक मिस्टेक कर रहे थे। ये परमाणु द्रव्यमान के बेस पर तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे। चाहे डॉबरेनर भाई साहब हों, चाहे न्यूलैंड भाई साहब हों, चाहे लोथर मेयर हो, चाहे मेंडलीव हो या कोई और भी हो, है ना, चाहे फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर ही क्यों ना हो, ये लोग सब गुणों के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये गलत बात थी। एक सही बंदा आया जिसने कहा भाई साहब रुको, कर क्या रहे हो तुम लोग, टाइम वेस्ट, कोई मतलब नहीं है, ये जो भी कर रहे हो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। परमाणु द्रव्यमान वो गुण है ही नहीं जिसके आधार पे तुमको आवर्त सारणी बनानी चाहिए। मोजले नाम के एक व्यक्ति ने आकर के बोला कि तुम ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाओ, मैं बताता हूं तरीका। तुम परमाणु क्रमांक को यूज करो। अगर तुम परमाणु क्रमांक को यूज करोगे तो तुम शानदार तरीके से कणों को अरेंज कर पाओगे। तो इन्होंने यूज किया एटॉमिक नंबर। इसको यूज किया एटॉमिक नंबर को। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, कैसे पता चला उसको? लोथर मेयर मोजले के दिमाग में कैसे आया कि हमें परमाणु क्रमांक के बारे में बात करनी चाहिए परमाणु द्रव्यमान को छोड़ करके? अब इस पर डिस्कशन करते हैं। ये वो चीज़ है जो आपको सीखनी है मुझसे, है ना। देखो, जब हम परमाणु संरचना नाम का चैप्टर पढ़ते हैं ना,
तो परमाणु संरचना नाम के चैप्टर में अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं छोटा सा। वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट, किसी किसी को याद होगा, नहीं भी याद है चलेगा, जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये बोर के मॉडल से आता है। अब आपको एक चीज और पता होगी कि तरंग के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? तरंग के लिए हम लिख सकते हैं, तरंग का वेग होता है उसकी आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। तो तरंग का वेग होता है तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती। ठीक है, अच्छा, तो यहां से अपन तरंग दैर्ध्य को क्या लिख सकते हैं? c अपॉन आवर्ती, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बार रखो, अगर आप तरंग दैर्ध्य को c अपॉन आवर्ती के रूप में रखोगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी? यहां से आप देख पा रहे हो कि लैम्बडा इज इक्वल टू आ रहा है c बाय म्यू, ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय म्यू। ये अगर नहीं भी पता है तो ऐसे कुछ घबराने वाली तो खास बात नहीं है, डायरेक्ट दिख भी रहा है, आप पुट भी कर सकते हो वैल्यूज़। अच्छा, लैम्बडा की जगह वैल्यू पुट करना है एक बार, तो लैम्बडा की जगह वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा? देखो 1 अपॉन म्यू की जगह आ जाएगा c अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की जगह आ जाएगा c अपॉन म्यू, म्यू ऊपर चला जाएगा, लिख लो, चलो पूरा लिख लो, c अपॉन म्यू RH जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन c इज इक्वल टू कितना आ गया? RH जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? म्यू जो है वो जेड स्क्वायर के समानुपाती है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर कभी ना कभी जीवन में पढ़ा होगा। क्या आपको पता है हर परमाणु का एक स्पेक्ट्रम होता है? जैसे आपका अभी आपको लेके आए, आपको चेक करें कि यार भाई चलो अपन बात करें अनुज की, कि अनुज का क्या बॉडी प्रिंट है, तो अंगूठे का निशान ये एक बॉडी प्रिंट होता है, जीभ ये एक बॉडी प्रिंट होती है, आंखों का रेटिना ये एक बॉडी प्रिंट होता है। ऐसे हर एक परमाणु होता है ना, उसका भी एक बॉडी प्रिंट होता है जिसको उसकी आईडी बोलते हैं। वो आईडी क्या होती है? जब वो परमाणु का स्पेक्ट्रम बनता है तो एक प्रकाश की आवर्ती निकलती है, वो आवर्ती जाकर के स्पेक्ट्रम पे दिखाई देती है, उसको उसका फिंगरप्रिंट कहते हैं। जो बच्चे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े ना, सिंपल सी एक बात याद रखो, हर परमाणु के लिए एक आवर्ती होती है और वो जो आवर्ती है वो उस परमाणु की ब्लूप्रिंट कह सकते हो, उस परमाणु की आईडी कार्ड होता है, सिंपल सा। तो एक बात बताओ, जो परमाणु का आईडी कार्ड है उसकी आवर्ती वो किस पे डिपेंड कर रही है? परमाणु क्रमांक पे डिपेंड कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि मोजले भाई साहब ने जो कहा वो सही कहा था कि हमें परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक पे बात करनी चाहिए? ये मोजले ने कहा था। मोजले ने एक काम और किया, मोजले ने इस इक्वेशन को यूज नहीं किया था। मोजले ने कहा था कि मैंने एक इक्वेशन बनाई है, वो इक्वेशन कौन सी? ध्यान सुना, बड़ा मजेदार इक्वेशन है। उसने कहा अंडर रूट म्यू जो है वो बराबर होता है ए जेड माइनस सिग्मा के। ये इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी, ये मोजले भाई साहब ने इक्वेशन बनाई कि अंडर रूट म्यू जो है वो बराबर होगा ए जेड माइनस सिग्मा के। इस तरह की इक्वेशन बनाई इन्होंने। इसमें कौन कौन क्या क्या एक बार देखते हैं। म्यू जो है वो प्रकाश की आवर्ती है, म्यू प्रकाश की आवर्ती है, जेड परमाणु क्रमांक है, ऑब्वियस सी बात है, लिखते जाओ साथ साथ। जेड परमाणु क्रमांक है, ठीक है। यहाँ पे ए एक कांस्टेंट है, समानुपातिकता स्थिरांक है, ए एक समानुपातिकता स्थिरांक है डेफिनेटली, है ना। और सिग्मा के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, ये परिरक्षण नियतांक है।
अभी इसको लेके परेशान नहीं होना, ये बस एक शील्डिंग कांस्टेंट है, इसकी इंग्लिश लिख के रख लो, बाद में समझेंगे अपन इसको। ये एक शील्डिंग कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, ये एक शील्डिंग कांस्टेंट है। लिखिए अच्छा ध्यान दो, इसके आधार पर मोज़े ने एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ था अंडर रूट म्यू और जेड के बीच में, ये ग्राफ था। तो मोज़ले ने इस ग्राफ से ये प्रिडिक्शन लगाया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, ग्राफ सीधी रेखा आ रहा है, ये ग्राफ सरल रेखा है। तो इस ग्राफ को देख करके मोज़ले ने दिमाग लगाया कि जो एक परमाणु का फिंगरप्रिंट है, जो उसकी आईडी कार्ड है, वो है उसकी आवर्ती, और वो जेड के साथ, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, तो ये जेड के साथ समानुपाती है। मतलब अभी तक तुम लोग जो दिमाग लगा रहे थे ना परमाणु द्रव्यमान वाला, वो दिमाग लगाने की जगह एक बार परमाणु क्रमांक के हिसाब से सोच करके देखो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ से मोज़ले के दिमाग में क्लिक किया कि एक काम करते हैं अपन, अब से परमाणु द्रव्यमान की बात नहीं करेंगे, अब केवल परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। कैसे चमका मोज़ले भाई साहब, कोई तुम्हें चमक गया, समझ आ गई मोटी मोटी बात। अच्छा एक चीज़ और, सर ये क्या चीज़ है, ये आपको फील कराने के लिए है कि वास्तव में मोज़ले ने जो सोचा था वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं थी। कोई भी सोच सकता था कि भाई ये फॉर्मूला आ रहा है, इस फॉर्मूले से म्यू जेड स्क्वायर के समानुपाती है, मतलब कहीं ना कहीं आवर्ती जो है वो परमाणु क्रमांक के समानुपाती है। तो ये कोई भी सोच सकता है, ये दोनों चीज़ें सेम है। कैसे, इसका स्क्वायर देखो, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ए कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है जेड, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अंडर रूट म्यू जो है वो जेड के समानुपाती है, यही आ रहा है। अब इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो म्यू समानुपाती हो गया जेड स्क्वायर के, सेम तो है, ये देखो ये रहा सेम चीज़ है। तो उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, बस ऑब्जर्वेशन लेके आए यहाँ ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद पूरी आवर्त सारणी जो है वो बेस हो गई किसके ऊपर, जेड के ऊपर। सारी आवर्त सारणी कहाँ पे आ गई, परमाणु क्रमांक पे आकर के बैठ गई। आप हमेशा चाहे किसी भी जगह पढ़ो, बोर्ड की किताब में पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, आपको ये बात समझ में नहीं आएगा कि ये पहुँचे कहाँ तक। सब आपको ऐसे पढ़ाएंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी ये होती है, मोज़ले ये होता है, इसने ये कहा, ये सब चीज़ें हम बहुत अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है इसको पढ़ना। मेन चीज़ जो आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना, वो ये चाहिए कि हम यहाँ तक आखिर पहुँच कैसे रहे। ये अप्रोच आपको अब डेवलप करनी है आईआईटी जेईई के लिए। अब एग्ज़ाम का नेचर वो नहीं रहा बेटा जब चीज़ें बिल्कुल सीधी पूछी जाएंगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें घुमाई जा रही हैं, पेपर की एक्सपेक्टेशन टफ है, हमें थोड़ा सा सीरियस अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा, ताकि कल को ये ग्राफ ये पूछ ले इक्वेशन तो पता तो हो ही क्या पूछना चाहता है। आज तक हालांकि जेईई में कभी सवाल नहीं आया इसके ऊपर, आज तक नहीं आया, पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अब लापरवाही नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, डू यू हैव एनी आइडिया, सोचो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी। क्या ख्याल है, दिमाग में लाए कुछ। सर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉज़ले ने कंसेप्ट दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोर ने बनाई थी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोर ने बनाई थी, बनी ने बनाई थी। अब कल को बनी का नाम आ जाएगा, तुम बोलोगे ये कौन है ना। शायद इसमें रैंग का भी नाम था, इनके लिए स्पेलिंग को लेके मैं श्योर नहीं हूँ। बोर, बनी, रैंग, एक आध नाम और थे, एक नाम और था, शायद वेवर भी थे। इन सब लोगों ने मिलकर के बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी, बहुत लोगों का योगदान था इसमें, है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी
एक नियम पर बैठी हुई है जिसका नाम है आधुनिक आवर्त नियम। अब हम इसको देखेंगे। इसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सुनो ध्यान से, लिख लो मेरे साथ साथ। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नियम है क्या। तो ध्यान से सुने। एक्चुअल में हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, और 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, मतलब एक स्पिन हो जाता है उसका अपने अक्ष पर, राइट। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है तो उससे क्या बनते हैं? उससे दिन बनते हैं, डेज। और डेज से क्या होता है? डेज से मंथ बनते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मंथ है, मतलब जो महीने हैं, वो दिनों के आवर्ती फलन है। तो महीने दिनों के आवर्ती फलन है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो आवर्ती शब्द का मतलब होता है रिपीट करना। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि महीने दिनों के आवर्ती फलन है, इसका मतलब यह है जैसे 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 दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे महीने खुद को रिपीट करते जाएंगे। क्या ये बात सही है? 30 दिन हुए, एक महीना आ गया, महीना चेंज हो जाएगा, फिर 30 दिन हुए, फिर महीना चेंज होगा। ऐसे जब 365 दिन चेंज होंगे वापस से वही महीना आ जाएगा। तो हर एक महीना अपने आप को रिपीट करता है जब हम दिनों को आगे बढ़ाते हैं। इस लैंग्वेज को अपन ऐसे लिखते हैं साइंस में कि जो महीने हैं वो दिनों के आवर्ती फलन है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो साल हैं वो महीनों के आवर्ती फलन है? कि जैसे जैसे आपके महीने बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साल चेंज होते जाएंगे, राइट। तो हाँ, डेफिनेटली हाँ, साल का नंबर नहीं है, साल है कि हर एक साल रिपीट करेगा खुद को, फिर से एक साल नया साल आएगा, फिर नया साल आएगा। इस तरह से बात कर रहे हैं। यहां क्या कह रहे हैं हम? यहां हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक Z को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो तत्वों के गुण हैं वो खुद को रिपीट करते जाएंगे। जैसे जैसे आप Z को बढ़ाते जाओगे तत्वों के गुण खुद को रिपीट करते जाएंगे। यार ये दुनिया की ना बहुत बड़ी सच्चाई है। देखो आप अभी जैसे ये आवर्त सारणी, अब तो आपको पता है ना आवर्त सारणी क्या है। इस आवर्त सारणी में जब आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, तो क्या चीज चेंज कर रहे हो? Z बढ़ा रहे हो। देखो Z ही तो चेंज कर रहे हो। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से ज्यादा परमाणु क्रमांक है हीलियम का, उससे ज्यादा है लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ाते जा रहे हो, पहले आया हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक बढ़ा के आपने टेबल बनाई, फिर आया लिथियम। तो हाइड्रोजन के जैसे गुण हैं लिथियम का भी वैसा ही गुण है। तो रिपीट हो रहा है ना, गुण रिपीट हो रहे हैं। फिर आपने परमाणु क्रमांक बढ़ाया, फिर एक और बंदा आया सोडियम, जैसा लिथियम का परमाणु गुण है कुछ कुछ वैसा ही सोडियम का। ऐसा इसका क्या प्रूफ है यार? क्या बच्चों वाली बात। देखो लिथियम क्लोराइड बनाता है LiCl, सोडियम भी क्लोराइड ऐसा ही बनाता है NaCl। ये देखो गुण मैच कर रहे हैं।
अच्छा, बढ़ते 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 फिर पोटेशियम के गुण मैच करते हैं। ऐसे ही आप किसी भी बंदे को उठा लो, फॉर एग्जांपल आपने उठाया एल्यूमिनियम को, या चलो एक काम करो, आपके दोस्त को उठा लो, इसको, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आर्सेनिक को, ये सब क्या है, एक जैसे गुणधर्म है इनके। किसी को भी उठा लो, आप बेरिलियम को उठा लो, मैग्नीशियम को उठा लो, कैल्शियम को उठा लो, स्ट्रोंशियम को उठा लो, तो ये जो गुण रिपीट हो रहे हैं, ये जो गुण रिपीट हो रहे हैं, ये कब रिपीट हो रहे हैं, जब आप Z को बढ़ा रहे हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि परमाणुओं के जो गुण हैं, तत्वों के जो गुण हैं, वो उनके आवर्ती फलन है। किसके, किसके आवर्ती फलन है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। तो ये आवर्ती फलन वाली बात समझ में आई सबको, रेज योर हैंड्स। हाँ, केमिस्ट्री में चीज़ों को सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हुए चलना, लापरवाही बिल्कुल मत करना, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में छोटी मोटी बातें कर लें जो काम की हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले ये बताओ कि क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां कौन सी होती हैं, ढूंढो। ये क्षैतिज पंक्तियां, ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, इनको आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज पंक्तियां 7 होती हैं जिनको आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, इसको हॉरिजॉन्टल रो भी कहते हैं। फिर आता है ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, कितनी होती हैं, 1 2 3, ऊर्ध्वाधर समझ गए ना, ऐसे 1 2, फिर यहाँ 3 से लेकर के 12 तक, फिर 13 14 15 16 17 18। तो ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप कितने होते हैं बेटा, ग्रुप होते हैं 1 से 18 तक। तो जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं वर्टिकल, इनको अपन कहते हैं ग्रुप, और ये 18 होते हैं, मतलब ग्रुप 1 से 18 तक होते हैं। और इसको पीरियड कहते हैं, पीरियड 1 से 7 तक होते हैं, ठीक है, डन है, पक्का। अच्छा, अब एक कैप्सूल सुनो काम का। एक मजे की बात बताता हूं आपको, शानदार वाली। एक आवर्त में कितने परमाणु या तत्व होंगे, इसका पता कैसे लगता है, तो लिखें, किसी आवर्त में, किसी आवर्त में तत्वों की संख्या कैसे चेक होती है, NS N-1P, ठीक है, NS NS, वैसे P के लिए भी NS ले सकते हैं, हाँ, N-1D, ऐसे देख लो, NS NP N-1D N-2 F, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बार बताओ, F के बाद क्या आएगा, तो F के बाद तो G आएगा। इसके अंदर इनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसके आधार पर डिसाइड होता है। जहां N है आवर्त, इस कैप्सूल को लिखो, फिर अप्लाई करना सिखाता हूं, इस कैप्सूल को लिखो, फिर अप्लाई करना सिखाता हूं।
अच्छा देखो, मैं ये कह रहा था 1 के पास केवल s होता है, 2 के पास केवल s है, 2 के पास केवल p है, 3 के पास s होता है, p होता है, d होता है, f नहीं होता, 4 के पास s है, p है, d है, f है। इधर आते हैं, n का मान जितना भी है उसके हिसाब से l का मान डिसाइड होता है, 0 से n-1 तक जा सकता है। अगर l 0 है तो वो s ब्लॉक है, s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है, 3 है तो f है, 4 है तो g है, 5 है तो h है, 6 है तो i है। अब अपन बोल रहे हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका पता कैसे लगाएं? तो मैंने आपको तरीका बताया कि ns np n-1d ऐसे लिखो और इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, वही आपके आवर्त में तत्वों की संख्या है। चलो चेक करके देखते हैं। फर्स्ट पीरियड में n बराबर कितना है? 1। एक बात बताओ, n बराबर 1 के लिए क्या क्या संभव है? क्या n बराबर 1 के लिए 1s संभव है? तो आप बोलोगे हाँ सर 1 में s तो होता है। क्या 1 में p संभव है? 1p होता है? नहीं होता। तो बात खत्म, जो मैंने लिखा है इतना ही लिख सकता हूं, इसके आगे नहीं लिख सकता। अब s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, p में कितने जाते हैं 6, d में कितने जाते हैं 10, f में कितने जाते हैं 14। तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2, तो इस हिसाब से इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2। तो ये 2 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, बस बात खत्म। तो इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट होंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट इसके अंदर नहीं होंगे। बताओ, समझ आ गया? पक्का क्लियर है? अच्छा चलो, अब एक काम करो, तुम लोग दिमाग लगाओ बैठ करके कि n बराबर 2 में क्या होगा। n बराबर 2 में क्या क्या हो सकता है? लगाएं दिमाग। n बराबर 2 में, 2 से शुरू करते हैं। 2 में s हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। np, 2 में p होता है क्या? बिल्कुल होता है। 2 माइनस 1d, 2 माइनस 1d का मतलब हो गया n बराबर 2 हो गया। अब 1 माइनस 1d, 2 माइनस 1d मतलब 1d। क्या 1d होता है? 1d होता है? नहीं, बात खत्म। अब आगे बढ़ो, अब काउंट करो। 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। टोटल कितने हुए? 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और फर्स्ट आवर्त में कितने थे? फर्स्ट आवर्त में कितने थे? 2। सेकेंड आवर्त में कितने आए? 8। 8 एलिमेंट्स होंगे। क्या किसी बालक को कोई समस्या है? यस और नो? मजा आया? अच्छा एक काम करो, n बराबर 3, ये तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा बेटा, ये जेई में सीखने को मिलता है। बोर्ड में तुम बस वही न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को ही पढ़ते रह जाओगे, डॉबल के ट्रिक, सारे गामा पादा नहीं, सब वही चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल यहाँ से पूछता है जेई। अच्छा n बराबर 3, ओके। अब 3 के जज करें तो 3 कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 3s होता है क्या? लिखो मत गधों, ध्यान दो पहले। 3s होता है क्या? हाँ सर होता है, ऐसे। अच्छा 3p होता है क्या? हाँ सर होता है। अच्छा 3 माइनस 1d, 2d, 2d होता है क्या? होता है क्या? अभी पांडे, बाद में उबासी लेना, इधर देख पहले। 2d होता है क्या? नहीं होता, बात खत्म। अच्छा अब बताओ, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 6। टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मजे में एकदम। और चेक करें। अच्छा n बराबर 4 के लिए चेक करते हैं। आ जाओ इधर, n की जगह 4 रखो। 4s, 4s होता है क्या? यस सर। 4p होता है क्या? यस सर। 4 माइनस 1 3d, 3d होता है क्या? होता है 3d? बिल्कुल सर। 3 माइनस
4 माइनस 2 2f, 2f होता है क्या? बात खत्म। काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं टोटल, कितने हो सकते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, कितने एलिमेंट हुए? 18 एलिमेंट। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बचपन से गधों की तरह बस रटे आ रहे थे, 2 8 18 18 32 मैजिक नंबर, ऐसे याद करते थे कि पहले तो तुम्हें 2 होंगे फिर 8 जोड़ दो। ये मैजिक नंबर, क्या मैजिक नंबर, बच्चे हो थोड़ी हो। अब देखो आप, ये लॉजिक है, ये रीज़न है। अब मैं तुम्हें देता हूँ कमाल का सवाल। सवाल ये है कि भविष्य में अगर 8वें पीरियड की खोज होती है तो 8वें पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? ये है सवाल। लगाओ दिमाग और सोचो आंसर क्या होगा। एक और चीज, एस पी डी एफ तक तो आपको आता है, जी के बारे में पता है? ये भी सोच लेना कि जी शुरू कहां से होगा। पहली बात तो जी शुरू कहां से होगा, दूसरी बात जी अगर शुरू होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर काम आएगा थोड़ा बहुत तो। लगाओ दिमाग, कॉपी करो और n बराबर 8 में कितने एलिमेंट होंगे ये सोच के मुझे जवाब दो। n बराबर 8 है, n बराबर 8 में क्या क्या संभव है पहले वो देखते हैं। 8 रखो यहाँ पे, 8s डेफिनेटली 8 में s तो होगा ही होगा, 8p डेफिनेटली 8 में p होगा ही होगा। अच्छा 8 माइनस 1d 7d बिल्कुल होगा ही होगा। 8 माइनस 2 8 माइनस 1 7d, 8 माइनस 2 6f 6f भी होता है। 8 माइनस 3 5g। अब ये सोचो कि 5g होता है क्या, सोचते हैं 5g होगा क्या। देखो कहाँ करें, यहाँ करें। n बराबर 5 का मतलब हो गया 0 1 2 3 4। n माइनस 1 तक l का मान जाएगा। n अगर 5 है तो l का मान n माइनस 1 मतलब 4 तक जाएगा, तो s होगा, इसमें p होगा, d होगा, s p d f और g भी होगा। मतलब 5g एग्जिस्ट करता है। अब ये बताओ अगर 5g एग्जिस्ट करेगा, चलो बाद में बात करेंगे, आगे चलते हैं पहले। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, लिख दूं क्या, फिर आ गया नंबर तो n माइनस 4h ऐसे। अच्छा n माइनस 4h, क्या h होगा? 8 माइनस 4 4h। क्या 4 में h होता है? नहीं सर, 4 तो केवल f तक होता है, बात खत्म, इसके आगे जा नहीं सकते आप। अब g में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे पहले ये बताओ, g में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, कक्षा कितने होंगे g में, कैसे पता चलता है? g के लिए वैल्यू है 5, तो कक्षकों की संख्या क्या होगी? -5 से +5। तो g के लिए l की वैल्यू 5 है, तो -5 से +5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। मैंने कक्षकों का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था आपको अगर याद हो तो, ये हो गया 5 5 10 और 11 है ना 11। एक मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला कक्षकों की संख्या का? 12 + 1, याद है किसी को? ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला किसको याद है? वेरी गुड। तो कक्षकों का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया? 12 + 1 2l + 1 2l कितना है? 5 5 + 11, ये लो 11 कक्षक। आ जाओ, एस में कितने कक्षक होते हैं? 2 कक्षक। पी में कितने कक्षक होते हैं? कक्षक काउंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ कक्षक काउंट कर रहा हूं। एस में कितने कक्षक होते हैं? 1। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। एफ में कितने होते हैं? 7। जी में कितने आए हैं? 11। इज इट राइट? इज इट राइट? अपने कुछ गलती की ना इसमें,
हाँ एक मिस्टेक की ना अपन ने, एल की वैल्यू जी के लिए 4 है, ये गलती की थी। हाँ तो कोई बात नहीं, -4 से +4, 4 है, 4 4 4 4 4, ठीक है। क्योंकि एस के लिए एल 0 है, तो एस पी डी एफ, फिर आया है जी, तो 4 है, तो 4 के हिसाब से -4 से +4, अच्छा मतलब 2 4 + 1 दैट इज 9, 9 ऐसे ये आ जाएगा। 9 डब्बे, 25 डब्बे हैं, 25 ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे 50, तो एलिमेंट भी कितने होंगे? 50। तो अगर n बराबर 8 आवर्त आया तो उसमें 50 एलिमेंट होंगे। इसके लिए बस 11th क्लास की क्वांटम नंबर की नॉलेज थोड़ी बहुत चाहिए, बाकी सवाल आसान था। लविश सही आया था आंसर, 50 आया था, वाह यार क्या बात है। चलो अब एक लास्ट सवाल देता हूँ तुम्हें करने के लिए, उसको भी करना। n बराबर 10 में कितने होंगे? चलो निकालो, n बराबर 10 के लिए कैलकुलेट करो, n बराबर 10 में एलिमेंट्स कितने होंगे? अब जिनके अंदर आग लग रही है थोड़ी सी कि हाँ यार समझना है हमें भी, आज क्वांटम नंबर रिवाइज करेंगे, बहुत लेक्चर्स पढ़े मेरे यूट्यूब के ऊपर, जाकर के क्वांटम नंबर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, किसी भी हालत में फिर समझ में आ जाएगा ये, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। 10th पीरियड, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें गलती मत करना, कोई भी बालक गलती मत करना, ठीक है। आई तक जा सकते हो आप, अगर आगे परेशान हो रहे हो ना आई तक जा सकते हो, n-4h, n-5i, ghi, ऐसे चलता रहेगा ये, जितना पीछे जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए दिमाग। बच्चों बन गया सवाल, पूछे? चलो देखते हैं अंकित ने क्या बनाया है। ओके हाँ अंकित बताइए क्या आया आंसर? 61, कितना? 61, 61। 61, गलत है गलत है गलत है। 72 सर, सर 72। हेलो, हेलो। मतलब गलत है, चलो आगे बात करते हैं और किसी से 72 पूछते सर, हैं। 72, 72 हो गया, 72। अच्छा ठीक है 72 सही है। चलो चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों ने मैनेज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना पड़ेगा कि 10 है तो 10 में कहाँ से, 10 में s होता है क्या? बिल्कुल होगा। 10 में p होगा? बिल्कुल होगा। 10-1, 10-1 में d होगा, 9d बिल्कुल होगा। 10-2 में f होगा, 7f बिल्कुल होता है। 7 माइनस 10-3, 10-2 8f, सॉरी 7f नहीं, बिल्कुल होता है, 8f एग्जिस्ट करता है। अच्छा उसके बाद f के बाद g, 10-3 7g होगा क्या? यार g कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? g तो 4 से स्टार्ट, 5 से स्टार्ट हो जाता है, तो 5 से अगर g स्टार्ट हो रहा है तो होगा, वो तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। g के बाद h, 6h होगा क्या? देखते हैं। n की वैल्यू अगर 6 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? 0 1 2 3 4 5 तक जा सकती है, तो s p d f g h बिल्कुल बिल्कुल, तो 6 में h होगा, 100% होगा, कोई मना नहीं कर सकता। इसके बाद क्या आएगा? 5 में i, 5 में i होगा क्या? चेक करते हैं। तो n बराबर अगर 5 है तो l का मान हो सकता है 0 1 2 3 4, s p d f g तक जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 5 में मैक्सिमम g होता है, 5 में i नहीं हो सकता, तो 5 में i नहीं हो सकता, बात खत्म। अब काउंट करते हैं ऑर्बिटल्स, s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करते हैं, उसको डबल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर लेते हैं बेटा। एस में कितने 1, पी में कितने 3, डी में कितने 5, एफ में कितने 7, जी में कितने निकाल लिया था 9, एच में कितने 12 + 1 से निकाल लो। एच के लिए एस पी डी एफ जी एच, तो एल का मान कितना है 5 एच के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 12 + 1 वो 11, जो अपन ने उसके लिए कैलकुलेट किए थे वास्तव में इसके लिए थे। ठीक है, चलो कितना आ रहा है ये 36। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर 72। यही आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे आप कर सकते हो। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो अब मोहित निपटा लोगे, बना लोगे बेटा? ओके ग्रेट। चलिए अब हेडिंग लगाइए, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक मजे की बात बताएं क्या आपको, आप पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, बाकी अलग से एस ब्लॉक पढ़ना है, अलग से पी ब्लॉक पढ़ना होगा, अलग से डीएनए ब्लॉक पढ़ना होगा। तो यहाँ पे तो एक ओवरऑल बेसिक्स आएंगे इस चैप्टर के। चलिए जेड इफेक्टिव देखते हैं। और आज एक बार किसी को अगर कम समझ में आ रहा है तो जाकर के आज समय निकाल के क्वांटम नंबर्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पक्का रिवाइज कर लेना। एक बार हो सके तो वापस देख लेना थोड़ा सा। क्वांटम नंबर पे मेहनत करना, अगर क्वांटम नंबर पे मेहनत करोगे अपने आप समझ में आएगा। ठीक, अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखें एक बार अपन, तो वापस देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज़ समझे। जैसे ये नाभिक है, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर। अब एक मजे की बात पूछता हूँ आपसे, ये भी इलेक्ट्रॉन है सारे, अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। नाभिक अपना सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे दिखाएगा? नाभिक क्या करता है, नाभिक तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो नाभिक खींचता है ऐसे इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे दिखाएगा? नाभिक अपना सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे दिखाएगा? सर मन में आ रहा है कि इस पे दिखाएगा, सबसे पास में तो यही है। अच्छा उससे कम? सर उससे कम इस पे दिखाएगा। अच्छा उससे कम? सर इस पे दिखाएगा। तो अगर नाभिक की पावर को मैं Z मान के चलूं, Z, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास नाभिक जिस पावर से खींचेगा वो Z के बराबर होगी, या अंदर से फीलिंग आ रही है उससे थोड़ी कम होगी? क्योंकि ये जो नाभिक है इसने खींचने के लिए आकर्षण लगाया, तो सबसे ज्यादा आकर्षण लगा पाएगा इस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, उससे कम आकर्षण लगेगा इसके ऊपर, इससे कम आकर्षण लगेगा इसके ऊपर। तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इनके ऊपर जो आकर्षण है नाभिक का वो कम हो चुका है। जितना भी बचा है, बाह्यतम कोश बोलते हैं इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना बाहर वाला, इसको बाह्यतम कोश कहते हैं। तो बाह्यतम कोश के ऊपर नाभिक का जितना भी आकर्षण बचा है उसे अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश या फिर जेफ के नाम से जानते हैं। अच्छा क्या ऐसा नहीं हो रहा कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इन अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने बाहर के इलेक्ट्रॉन को बचा लिया है? अगर ये अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इस बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर सीधा आकर्षण लगाता नाभिक, पर ये अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक से बचा लिया है। इस बचाने के प्रभाव को बोलते हैं रक्षा करने का प्रभाव। आपने शील्ड देखी है, लड़ाई झगड़े में यूज होती थी पहले के टाइम पे, ऐसे शील्ड तलवार, तो अगर ऐसे शील्ड लगा दी जाए तो अंदर जो नाभिक है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण नहीं दिखा पा रहा उतना अच्छे से, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन की शील्ड लगी हुई है।
तो इसलिए ये सब एक प्रभाव लगा रहे हैं जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या फिर परिरक्षण प्रभाव, ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रभाव है ये किन के ऊपर लागू होगा? क्या एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर लागू होगा ये प्रभाव, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है? नहीं हो सकता ना। ये रहा नाभिक, सामने एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, खींच लेगा उसको। रक्षा करने के लिए कौन है? जब ढाल ही नहीं है तो लागू क्या होगा? तो नोट्स बना के लिखें, डायग्राम बना लें, लिखें। यह प्रभाव बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर लागू होता है। फिर लिखें, यह है एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू नहीं होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू नहीं होता। जैसे किस किस पर लागू नहीं होगा? एग्जाम्पल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यार एक इलेक्ट्रॉन है तो सामने ही तो बैठा है, उसको खींच लो, रक्षा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो जैसे एच पे लागू नहीं होगा, लिथियम प्लस पे लागू नहीं होगा, लिथियम तो 2+ लेना पड़ेगा, हीलियम, हीलियम प्लस पे लागू नहीं होगा, लिथियम 2+ पे लागू नहीं होगा, एक्सेट्रा। इन सब पे लागू नहीं होता है। इन सब पर लागू नहीं होता है। बस थोड़ा सा वॉइस का इशू हो रहा है बार बार। ओके, जो बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसके अंदर बेटा जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों की रक्षा करते हैं नाभिक से, प्रोटेक्ट करते हैं उनको। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, जो बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसमें जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के प्रभाव को बाह्य इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम कर देते हैं, एक रक्षा करने का प्रभाव दिखाते हैं। इसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और जितना प्रभाव नाभिक का पहुंच पा रहा है बाहर उसको जेफ कहते हैं। लिखो, इस पे प्लस लगा लेना। हाँ, बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन पर या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के प्रभाव को नाभिक के प्रभाव को कम कर देते हैं। नाभिक के प्रभाव को कम कर देते हैं, है ना। अर्थात नाभिक से बाह्यतम कोश की रक्षा करते हैं। अर्थात नाभिक से बाह्यतम कोश की रक्षा करते हैं। बाह्यतम कोश की रक्षा करते हैं।
इस रक्षण प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव कहते हैं तथा नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव, बहुत सारे कलर यूज कर लिए मैंने एक ही में, तथा नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये बात हम बोल सकते हैं। लिख लो। एक बालक बोल रहा सर इस साल आप एकदम न्यू स्टाइल में पढ़ा रहे हो। वो हर साल का है बेटा। अब क्या एक बच्चा एक साल पढ़ के निकल जाता है, अगले साल पढ़ता नहीं है। अगले साल वाला बच्चा आता है वो एक साल पहले का ही लेक्चर देखता है, उससे पहले का दिखता नहीं है, उसको डिफरेंस फील नहीं होता। आप 2018 के मेरे लेक्चर्स देख लो, 19 के देख लो, 20, 21, 22, हर साल अलग मिलेगा, है ना। तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जैसे जैसे बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टीचर भी अपना स्टैंडर्ड रेज करता रहता है ना। अगर आप बिल्कुल ही भौंट आ जाते हैं मेरे पास, इस हमें ये समझ में नहीं आ रहा परमाणु क्या होता है, तो मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा होता परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। हम ये थोड़ी डिस्कस कर रहे होते हैं कि n बराबर 8 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने एलिमेंट्स है, वो डिस्कस नहीं कर रहे होते ना। ऐसा है। तो अगर आप अपने लेवल को इंक्रीज करते हो ना, मेहनत करके आते हो क्लास के अंदर, आप जिस लेवल पे जाने की कोशिश करोगे ना, मैं उससे आपको हमेशा आगे मिलूंगा। आप बस मेहनत करो, ठीक है। और अगर मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब तुम लायक नहीं हो उसको पढ़ने के। अपनी स्टैंडर्ड को थोड़ा सा रेस करते रहो, पढ़ के आया करो क्लास के अंदर, अच्छे से रिवाइज करके आया करो। जैसे अभी आंसर आया, युवांग ने फटाफट बताया कि सर n बराबर 8 में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरा मन किया कि मैं n बराबर 10 का भी करवा दूँ। अगर वो नहीं आंसर आता क्लास में तो मैं क्या करता, वहीं छोड़ देता, उसी को वापस से एक्सप्लेन कर देता, और जो एक नया सवाल करने का समय था वो उसके री एक्सप्लेन में चला जाता, बात खत्म हो जाती। पर आपने किया, मेहनत की, तो उसने नया सीखा। ऐसा है। ये जो होता है ना ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, 100, 2000, इन सब के बीच में रिवीजन और टाइम का ही फ़र्क होता है। अगर आप टाइम देना चाहते हो, आप एक एक दिन अगर मेहनत से पढ़ते रहोगे, तो आप अपने आप अपनी रैंक को 100, 200 से इम्प्रूव करते जाओगे। पढ़ना छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अच्छा, जेड इफेक्टिव को अपन कैसे लिख सकते हैं? जेड इफेक्टिव को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, नाभिक की पावर कितनी थी? जेड, उसमें से कुछ कम हो गई ना। कम क्या हुआ? इन्होंने परिरक्षण करके कम कर दिया। तो मान लो शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा है, तो यहां तक जो पावर पहुंची वो जेफ है, पहुंचनी चाहिए थी वो जेड है, कम हो गई वो सिग्मा है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, जेड में से सिग्मा कम हो गई और जितनी पहुंची वो जेड इफेक्टिव है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं शील्डिंग फैक्टर, या शील्डिंग फैक्टर बोल सकते हो, या शील्डिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। तो ये कहलाता है शील्डिंग कांस्टेंट। मतलब इसको कह सकते हैं परिरक्षण नियतांक। ये है परिरक्षण नियतांक, ऐसे, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, जितना ज़्यादा परिरक्षण होगा, मतलब जितना ज़्यादा रक्षा की जाएगी, जितना अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन की रक्षा करेंगे, उतना ही जेड इफेक्टिव कम होगा ना। ये बात सही है ना। तो जितना ज़्यादा सिग्मा होगा
उतना ही जेड इफेक्टिव कम होगा। ऐसा है। और अगर आपको कोई टॉपिक सच में हैवी लगता भी है ना, मैं इस साल तो बहुत हैवी पढ़ाने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ, इस साल एडवांस लेवल टच होगा और बहुत गंदे तरीके से टच होगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि थोड़ा अटक रहे हैं, आपके पास मेरे ही पुराने लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा हल्का करके पढ़ाया हुआ है। क्योंकि लास्ट ईयर ऑनेस्टली स्पीकिंग बैच बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, जून के एंड में हमारा बैच स्टार्ट हो पाया था। आप जिस समय बैठे हो उस समय वो बेसिक मैथ्स भी पढ़ना शुरू नहीं किए थे, तो उस रीज़न से उनका कंटेंट, टाइमली सिलेबस फिनिश करने के चक्कर में कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, कुछ भी कर लो आप। हालांकि उनको भी हमने एडवांस तक का कंटेंट दिया, बट टाइम कम था। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक ही चैप्टर पढ़ाता रहूँ मैं 3 महीने तक और उसमें एडवांस कंटेंट दे दूँ, आगे का सिलेबस ही नहीं कराऊँ, तो टाइम का कंस्टेंट होता है। इस बार आपको बेनिफिट मिला है टाइम का, आपने जल्दी स्टार्ट किया है, चैप्टर अच्छे फिनिश हुए हैं, तो आपको कंटेंट में भी एडवांटेज मिलेगा। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा 11th क्लास के बच्चों को। तो अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है जो अभी जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको आप सजेस्ट कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि 11 से पढ़ाई शुरू कर ले, नहीं तो बाद में दुख पाएगा। अगर आपकी बात मान गया तो डबल डिजिट रैंक भी ला सकता है, अच्छे से मेहनत करेगा तो आप देखना 2027 में 28 में यहाँ से डबल डिजिट रैंक आएगी। और अभी आप लोग मेहनत करोगे तो ट्रिपल डिजिट तक तो आप भी जा सकते हो, 900, 1000, 800 यहाँ आप भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है वो है बेटा। ठीक है, डबल डिजिट टारगेट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिकली मुश्किल है ना, बट वो कहते हैं चैलेंज करने वाला मैं कौन होता हूँ, अगर आपने ठान लिए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। अब हेडिंग लिखते हैं, सिग्मा को प्रभावित करने वाले कारक। सिग्मा को प्रभावित करने वाले कारक। डाउट ग्रुप आपका चल ही रहा है, डाउट ग्रुप आप एप्लीकेशन के ऊपर आ चुका है, देख लिया आपने डाउट ग्रुप, कितने बच्चों ने नया डाउट ग्रुप देखा है, चेक किया है? तो डाउट ग्रुप ऐप के ऊपर आ चुका है, आप जाएंगे वहाँ पे डाउट पेस्ट करेंगे, उस डाउट में सवाल आ रहा है सर वो आज क्लास का टाइमिंग क्या है। अब यहाँ पे बच्चे बैठ के डाउट ग्रुप का जवाब दे रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स बिठा रखे हैं, उनके पास जवाब सर क्लास का टाइम क्या है, सर वो क्या कहते हैं परसों जो क्लास हुई थी उसका हमारा बैकलॉग हो गया था, वो कैसे फिनिश होगा, सर ये वन शॉट कब होगा। सोचो, आपको डाउट दिखाऊंगा, हंसी आएगी आपको, सर वो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो सिग्मा को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। फर्स्ट, सिग्मा को कौन प्रभावित करता है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे अच्छा शील्ड कौन करेगा, NS, NP, ND या NF, कौन अच्छा शील्ड करेगा, कौन बाहर वाले से बेहतर बचाएगा। देखो ये नाभिक है, इस नाभिक को अटैक करना है, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में S है, P है, D है, F है, मान लेते हैं। तो कौन नाभिक से बाहर वाले की रक्षा ज़्यादा अच्छे से करेगा। देखो अगर आप नाभिक को जितना पास में होगे उतना नाभिक को घेर के रखोगे, जितना घेर के रखोगे नाभिक का प्रभाव बाहर उतना ही कम जाएगा। जितना आप दूर होगे नाभिक का प्रभाव आपके साइड में से वैसे ही निकल जाएगा। मैं आपको एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आज आती अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, पेनिट्रेशन पावर। जो नाभिक के जितना पास होगा, जिसकी पेनिट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी, वो बाह्यतम कोश की रक्षा उतना अच्छे से करेगा। तो मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूं, 3S, 3P, 3D, 3F, इन चारों में सबसे अच्छी रक्षा कौन करेगा बाह्यतम कोश की। आपका जवाब होगा सर 3S, उससे कम 3P, उससे कम 3D, उससे कम 3F। क्यों? पेनिट्रेशन पावर। नाभिक के, अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों को रक्षा करनी है, एक ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, एक ढाल, दूसरी ढाल, अकेली ढाल, ये ढाल ही तो है, रक्षा कवच ही तो है। तो ये रक्षा कवच यहाँ पे, ये ज्यादा बेहतर रक्षा कवच है या ये ज्यादा बेहतर रक्षा कवच है, ये बेहतर है। ये बेहतर रक्षा कवच है या ये बेहतर रक्षा कवच, सर ये है। तो बाह्यतम कोश, ये नाभिक, अब देखना ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है मेरा हाथ, ये जब नाभिक अपना प्रभाव दिखाना चाहेगा तो सबसे ज्यादा ये रोकेगा ना S, ये पूरा S का ही तो है। यहां वाले केस में आप देखो कितना रोक पा रहा है, और यहां वाले केस में ये कितना रोक पा रहा है, ऐसे। तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, जितना नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे,
जितने इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहेंगे उतना उनका परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा। तो एस का सबसे ज़्यादा, उससे कम पी का, उससे कम डी का, उससे कम एफ का। और डीएनए ब्लॉक में मैं ये लाइन लिखवाता हूँ हर बच्चे को कि डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जो बोर्ड का एग्जाम पास करके यहाँ बैठा हो, उसने पढ़ा नहीं हो कि डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। याद आ गया आपको? उसका रीज़न यही है। चलो लिखिए। तो हम ये लिख रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होंगे उतना उनका परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा। लिखें, इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक के पास होंगे उनका परिरक्षण प्रभाव उतना ही अधिक होगा, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है, जितना नाभिक के पास होंगे उतना ही उनका परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा। अच्छा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एन का मान फिक्स कर लें तो एन एस का सबसे ज़्यादा, फिर एन पी, फिर एन डी, फिर एन एफ, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ मैं आपको, 4s का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 4p का होगा, 4d का होगा, 4f का होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? परिरक्षण प्रभाव सिग्मा की बात कर रहे हैं। हम सिग्मा की ही बात कर रहे हैं। लिख लो बॉस। और कोई कारण पूछ ले असर्शन रीजन में, मैच द कॉलम में, आईआईटी एडवांस में सवाल आ जाए, कोई कारण पूछे तो कारण क्या बताओगे? भेदन क्षमता। जितना भेदन क्षमता घटेगी उतना परिरक्षण प्रभाव भी घटेगा। तो कारण में आप लिख सकते हैं भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन पावर्स अपने क्लास में आज पढ़ी थी आते ही। भेदन क्षमता घटेगी तो परिरक्षण प्रभाव भी घटेगा। थोड़ा आज कॉम्प्रोमाइज़ करो। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की। ओबीएस अपने आप में ही आज परेशान कर रहा है सुबह से, थोड़ा माइक को लेकर के। माइक वाइक सब ठीक है, ओबीएस का ही कुछ है। ओबीएस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका अपडेट करना पड़ेगा। देखते हैं, कर लेंगे रात को। अभी बात सुनो। अभी आ रही है ना आवाज़? हाँ। अभी बात इतनी सी है कि एफ और डी का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, ये बात लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लिख लेते हैं। ये इसकी रक्षा करते हैं, क्या ये इसकी रक्षा कर सकता है? मतलब बाह्यतम कोश आंतरिक कोश के लिए परिरक्षण प्रभाव दिखा सकता है क्या? आंतरिक बाह्य के तो दिखाता ही है, दिखा सकता है क्या? अरे कॉमन सेंस भी साइंस में बहुत जरूरी है। नाभिक का प्रभाव सबसे पहले इस पे पहुंच रहा है, फिर इस पे पहुंच रहा है, तो ये इसको बचा सकता है, ये इसको कैसे बचाएगा? तो कभी कभी वो आपका कॉमन सेंस भी चेक करता है। तो परिरक्षण प्रभाव आंतरिक कोश का होता है बाह्य कोश पर, बाह्य कोश का आंतरिक कोश पर नहीं होता है। लिखें, डी एंड एफ कक्षक का डी एंड एफ कक्षक का डी एंड एफ कक्षक का
परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाह्य कक्षक आंतरिक कक्षक का बाह्य कक्षक पे परिरक्षण प्रभाव होता है, बाह्य कक्षक का आंतरिक पे नहीं होता। लंबा स्टेटमेंट अगले पेज पे लिख लेते हैं, चलो लिख देता हूँ यार, तो छोटा छोटा लिखूंगा है ना। आंतरिक कक्षक बाह्य कक्षक पर परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। बाह्य कक्षक पर परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं, परंतु बाह्य कक्षक का आंतरिक पर परिरक्षण प्रभाव नहीं होता। आंतरिक पर परिरक्षण प्रभाव नहीं होता। अंदर का बाहर पे हो सकता है, बाहर का अंदर पे कोई ऐसा प्रभाव आता नहीं है। लिख लो भाई साहब। ठीक है। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस पढ़े। वैसे तो जैसे ये आपका नाभिक है और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला कोश है, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे ही परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। ये होती है परमाणु की त्रिज्या, ये है परमाणु की त्रिज्या। पर यार परमाणु ना इतना बेहतरीन चीज़ नहीं है कि उसको हाथ में उठाया, एक फीता खोला, नाभिक पे रखा, एक फीता बाहर के इलेक्ट्रॉन पे रखा और मेजर कर लिया कि नाभिक की त्रिज्या है और बता दिया। तो ऐसे नहीं होता है ना, इस तरह से नहीं कर सकते। तो है तो शानदार, समझ में आता है कि हाँ नाभिक का जो बाह्यतम कोश से दूरी है उसको त्रिज्या बोलना चाहिए, पर इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो परमाणु की त्रिज्या क्या चीज़ है? नाभिक, लिख लो साथ साथ फटाफट, नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच की दूरी मध्य दूरी, ये है परमाणु त्रिज्या। पर इसे डायरेक्ट मेथड से इसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट मेजर कर ही नहीं पाओगे आप, तो इसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे सर, कैसे मेजर करेंगे बताओ जरा। हम इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हम इसको एक इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? हम इसे बंध निर्माण के बाद कैलकुलेट करेंगे। देखना कैसे। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की त्रिज्या तो ये होती है कि हाइड्रोजन का नाभिक की उसके बाह्यतम कोश से दूरी, उसको त्रिज्या बोलते हैं। पर अब कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको सहसंयोजी बंध बनाने देंगे।
और मान लो हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने देंगे। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ये नाभिक है, ये नाभिक है, दोनों का नाभिक है, मिल गए, मिलेंगे तो कुछ ना कुछ ओवरलैप भी करेंगे, देखो ऐसे ओवरलैप करेंगे। हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली, जब ये दोनों मिलेंगे, ये दूरी कौन सी है, मान लेते हैं दूरी d है, ये दूरी d कहलाएगी अंतरा आणविक अंतरा नाभिकीय दूरी, जब दोनों ने एक दूसरे के साथ आपका एकल सहसंयोजी बंध बना रखा है। तो इसको क्या बोलेंगे, d को, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, H2 बना हुआ है, तो d हो जाएगा अंतरा नाभिकीय दूरी, अंतरा नाभिकीय दूरी का आधा, अंतरा नाभिकीय दूरी लिख लो अभी तो बस, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब हम इस अंतरा नाभिकीय दूरी का आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त होगी, उस त्रिज्या को हम कह देंगे सहसंयोजी त्रिज्या। क्या आपको जुगाड़ समझ में आ गया? अकेले परमाणु को चेक कर नहीं पा रहे थे तो हमने क्या किया, दोनों परमाणुओं को बंद बनाने दिया। जब इन्होंने बंद बनाया तो प्रैक्टिकली इनके नाभिकों के बीच में जो दूरी थी उस दूरी को आधा कर लिया, हमको त्रिज्या मिल गई, बात बन गई। पर अमृत के मन में एक बात आ रही है कि सर वास्तविक त्रिज्या थोड़ी है ये, वास्तविक त्रिज्या तो ये है, ये वाली। आप जब इसका आधा करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, तो जो वास्तविक त्रिज्या है उस वास्तविक त्रिज्या से तो इसका मान कम आएगा। आ रहा अमृत मन में ये बात कि वास्तविक त्रिज्या बड़ी होगी और जो अंतराण्विक दूरी आ रही है वो तो छोटी आ रही है, तो जो उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या छोटी आएगी। हाँ मजबूरी हमारी, क्या कर सकते हैं हम, अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सही बात है कि आर सहसंयोजी का मान आर वास्तविक से कम है, बट हमारे हाथ में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम उसको, हमें वही मान के चलना पड़ेगा, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसके, तरीका नहीं है और कुछ, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेट होगा नहीं, हम एटम को पकड़ पाएंगे नहीं, वो बंद बनाएगा, तब बंद बनाने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, उससे वो दूरी निकल के आई थी इनके बीच की, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, ऐसा H2 के लिए है। तो ये पहली त्रिज्या अपने पड़ी, इसका नाम है सहसंयोजी त्रिज्या, लिख लो। देखो दोस्त, नाभिक अपना जो प्रभाव दिखाना चाहता है वो है Z। नाभिक चाहता है कि इसका प्रभाव पूरा का पूरा यहां पहुंच जाए, कितना, जितना Z है। नाभिक के प्रभाव से इसको बचा कौन रहा है, ये लोग बचा रहे हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन जिस पावर से बचा रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिग्मा। तो नाभिक प्रभाव भेजना चाहता है Z, उसमें से सिग्मा आप हटा दो तो वो प्रभाव आएगा ना जो पहुंच रहा है, तो इसलिए Z इफेक्टिव होता है Z माइनस सिग्मा। ओके, बहुत सारी छोटी छोटी बारीक चीज़ें हो सकती हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, चिंता नहीं करनी है ना, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, इस सफ़र में बस चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, कुछ सजेशंस के साथ में एक बार क्लास को वाइंड अप करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सजेशन नंबर 1 मेरी तरफ से ये रहेगा कि क्लास का लेवल हम हाई रखेंगे, ताकि आपके सवाल जब एग्ज़ाम में मिले तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आसान नहीं पढ़ना है, आसान करके पढ़ना है। जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो रहा होता, चलो ये तो अलग चीज़ है, इसके लिए मैं लोड नहीं लेता, बट अगर मुझे इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो रहा होता ना कि 2s में 2s ही क्यों होता है, 2p क्यों होता है, 2 में d क्यों नहीं होता है, वगैरह वगैरह, तो मैं तुरंत एक काम करता कि क्वांटम नंबर रिवाइज करता और फिर इस लेक्चर को देखता। तो आज किसी को भी कोई दिक्कत हुई है तो आपको रिवाइज करना है, फिर लेक्चर को देखना है। अब वो बच्चों वाली पढ़ाई नहीं चलेगी, न्यूलैंड के अष्टक का नियम लिख रहे हैं, डॉबरेने के ट्रिक लिख रहे हैं, वो पैटर्न चेंज हो गया है। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2025
जेई के लिए, मतलब 2025 6 जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 26 में जब पेपर आएगा ना फर्स्ट अटैम्प्ट का, तो टफ आ सकता है। मैं अगेन आई एम सेइंग पेपर टफ आ सकता है, तो प्रिपरेशन हमें अपने प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे करनी है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं आज क्या क्या पढ़ा, जल्दी से देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जब आधुनिक आवर्त सारणी के पहले हुआ तो उन लोगों ने परमाणु द्रव्यमान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। फिर मोज़ले ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो परमाणु का फिंगरप्रिंट आ रहा है, मतलब जो लाइट की आवर्ती आ रही है वो परमाणु क्रमांक के समानुपाती है, तो यहाँ पे √μ जो है वो z के समानुपाती है। इससे समझ में आया कि परमाणु क्रमांक के बारे में सोचना शुरू करो, परमाणु द्रव्यमान को छोड़ दो। तो फिर ये दिमाग लगाया गया कि जो आवर्त सारणी है उसको इन लोगों ने मिलकर बनाया, जिसमें ये देखा गया कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म रिपीट होते हैं। तो फिर यहाँ से निकल के आया आधुनिक आवर्त नियम, जो ये बोलता है कि यदि आप तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये देखा अपन ने। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि आप किसी भी तत्व में अगर देख रहे हैं, किसी भी आवर्त में देख रहे हैं, आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, फंडामेंटल देखा अपन ने। फिर किसी भी आवर्त में अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं तो आपको ns, np, n-1d, n-2f जो भी पॉसिबल है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, वो एलिमेंट्स की काउंटिंग होगी। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्वांटम नंबर की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये फिनिश करने के बाद में फिर हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझा कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का प्रभाव पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अंदर के जो कक्षक हैं वो शील्ड का काम करते हैं, परिरक्षण का काम करते हैं। तो नाभिक का जितना प्रभाव पहुंचता है, अगर Z प्रभाव है तो सिग्मा माइनस करना पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट माइनस करना पड़ेगा, तो जितना पहुंच रहा है उसको Z इफेक्टिव के नाम से जानते हैं। सिग्मा को प्रभावित कौन करता है? पेनिट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सिग्मा होगा। तो अगर अपन 4s, 4p, 4d, 4f को कंपेयर कर रहे हैं, n की सेम वैल्यू के लिए अगर spdf को कंपेयर कर रहे हैं तो s का परिरक्षण सबसे ज़्यादा है, उससे कम p का है, उससे कम d का है, उससे कम f का है ना। अंदर का परिरक्षण बाहर के लिए होता है, बाहर का अंदर के लिए नहीं होता है। जब इसके बाद हमने डिस्कस किया कि परमाणु की त्रिज्या कैसे कैलकुलेट होती है, तो परमाणु की त्रिज्या होती है नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी, पर इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई मेथड ही नहीं है। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा, जब ये बंद बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो इनकी अंतरानाभिकीय दूरी का आधा करके हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सहसंयोजी बंध बन रहा है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वहाँ पर जो दूरी निकल के आ रही है ना, वो वास्तविक से थोड़ी सी कम आ रही है, तो ये तो होगा, राइट। So that's all for today. Now we are signing off because it's time for the physics class. और कुछ पर्सनल बातें करनी हो तो आप यहाँ चैट भी कर सकते हो, चैट पर मैसेज डाल के छोड़ सकते हो, अभी तो नहीं, कल की क्लास में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप कनेक्टेड हो, वहाँ से भी आप बात कर सकते हो। और मोटे तौर पे इतना ही कहूँगा, जिन भी बच्चों ने नया ज्वाइन किया है यहाँ से शुरू करो, समय निकाल करके थोड़ा सा पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह देखते रहो। जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा है वो सवालों की प्रैक्टिस करो, टेस्ट को ईमानदारी से दो। टेस्ट में नंबर कम आते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखो, पढ़ते रहो। मैंने कहा ना, सफ़र बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। सफ़र देखो, एक बार बताओ, आपने छोटे बच्चे को देखा है, 2 साल का बच्चा, वो क्या करता है, अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है ना तो वो अपने आप को बचाता है, अपनी शील्ड आगे ले आता है। और हम क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा होता है तो हम अपनी शील्ड ही हटा देते हैं, मुझसे सवाल नहीं बन रहे, शील्ड डाउन, मैं कितना बेकार बच्चा हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। आपका बेसिक नेचर आपने कितना बदल लिया है, जबकि शील्ड आ जानी चाहिए आपकी आंखों के सामने, कुछ भी हो जाए मैं तो करके रहूँगा। आज 15 सवाल करने तो करने, कोई बात नहीं, 5 होने कोई दिक्कत नहीं, मैं तो करके रहूँगा। नेवर पुट डाउन योर शील्ड। अगर आप जंग के मैदान में खड़े हो ना, तो आपकी शील्ड हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, तलवार चले चाहे ना चले, ये ध्यान रखना। और शील्ड क्या है आपकी? सवालों की प्रैक्टिस, क्लास। तलवार आप किसी को मार पाओ ना मार पाओ कोई दिक्कत नहीं है, खुद नहीं मरना है। और खुद कैसे मरता है आदमी? जब वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता है, सिलेबस को छोड़ देता है, सवाल छोड़ देता है। अपनी शील्ड डाउन नहीं करनी है। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए, हम इसी स्ट्रीम में फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।